25 लाख युवाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था और नौकरी मिली मात्र 11,000। 2.5 मिलियन एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 11,000 को मिला। आज तक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक बारी पेपर हुआ। अब सी की विंडो ओपन कर रखी है जिन्होंने भी अप्लाई करना है। सरकार की जो पॉलिसी बनाने की जो प्रक्रिया ना, वो तो हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है, हमेशा ही विवादों में। तो सरकार की एक दूरदर्शिता थी कि हम एक ही पेपर में सब हर युवा को नौकरी दे देंगे, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं। आज सीईटी में अगर हो गया आवेदन तो वो एक टेस्ट दे के क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए वो पूरी कर जाएगी, लेकिन उसको डर इस बात का है कि अब ये टेस्ट नहीं हुआ तो आगे पता नहीं 5 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, तो कभी मौका ना मिले उसको। वो कभी सीएम हाउस में जा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ विधानसभा में जा रहे हैं, कभी वो अपने ज़िलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उनकी नौकरियां उनको नहीं दी जा रही। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है और आज हम खास मुद्दे में बहुत ही ज़रूरी विषय सीईटी को लेकर के बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। ये मुद्दा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लाखों युवा हरियाणा के इस सीईटी टेस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये 2021 में पहली बार हरियाणा सरकार ने शुरू किया तो एक वादा था कि एक परीक्षा से एक नौकरी सबको हर घर में मिलेगी, लेकिन उसके बाद मामला इतना उलझा कि सरकार को ही समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। पहली बार जब ये परीक्षा हुई तो सी और डी ग्रेड की नौकरियों के लिए एक बार परीक्षा हो चुकी है और 25 लाख युवाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था और नौकरी मिली मात्र 11,000। जब शुरू किया गया तो उस समय ये माना जा रहा था कि जो हरियाणा के अंदर नौकरियां हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा जो 10th पास करते हैं, +2 पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, नौकरी सभी को चाहिए और उस नौकरी को पाने के लिए वो कोचिंग सेंटर जाते हैं। अपने जो गांव के बच्चे वो शहर जाते हैं, कितना सारा समय लगता है, कितना सारा पैसा लगता है, तो कितने सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो उस समय सरकार की एक दूरदर्शिता थी कि हम एक ही पेपर में सब हर युवा को नौकरी दे देंगे, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं। तो आज हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे और युवाओं का जो कन्फ्यूज़न है, जिसको लेके बार बार वो आंदोलन कर रहे हैं, वो सरकार से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि इसमें इसका सरलीकरण किया जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ़ीस भी देनी होती है, कभी आधार की अनिवार्यता हो जाती है तो कभी परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता कर दी जाती है। तो आज हम इन सब विषयों पे, सब बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। तो ओपी जी, अभी सीईटी 2025 के लिए लास्ट डेट तो जा चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि युवाओं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद सीईटी की इस तरह से एक विंडो पीरियड एक्सटेंड किया है, उसके अंदर हर मिनट में बता रहे हैं कि 8 युवा अप्लाई कर रहे हैं सीईटी के लिए। ये सीईटी के लिए जैसे पहले अभी हमने डिस्कस भी किया कि 25 लाख युवाओं ने एप्लीकेशन जो है वो फिल किया था, आवेदन किया था। नवंबर 22 में सीईटी और फिर 23 में डी के लिए जो सीईटी का हुआ था, सी और डी के लिए, तो 25 लाख एप्लीकेशन आई थी उसके लिए उसमें, और 25 लाख युवाओं ने ये टेस्ट दिया और उनमें से काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई भी किया, लेकिन रोज़गार मिला केवल 11,000 को अभी तक। उसमें भी कन्फ्यूज़न था। जिन्होंने पहले सीईटी जैसे पास किया तो सी ग्रेड के लिए आवेदन किया, जब नौकरियां सी ग्रेड की नौकरियां खुली तो, और फिर उन्हीं युवाओं ने डी ग्रुप की जब नौकरी आई तो उसमें भी आवेदन किया। अब जिस युवा का पहले सी में हुआ और फिर उसी का डी में भी हो गया, तो उन्होंने फिर सी की जॉब को क्विट किया, वहाँ से जॉब को रिज़ाइन करना पड़ा। तो फिर वो अब कह तो रहे हैं कि जैसे सी में हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया और फिर डी में हमने इतने लोगों को दिया, लेकिन जो टोटल हम बात करें, एक काउंट करें कि भाई कितने लोगों को रोज़गार, युवाओं को रोज़गार मिला, तो वो 11,000 है।
क्योंकि सी में जिन्हें पहले किया वो सी को छोड़ दी जॉब, फिर वो डी में भी आ गए। तो ऐसा भी कुछ हुआ था। या तो ऐसा होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए कि सी के लिए अलग से एक टेस्ट होना चाहिए और डी के लिए ये क्राइटेरिया अलग होना चाहिए। अब जो सी के लिए किया वो MA, MPhil जो युवा है, PhD, उन्होंने भी सी टेट के लिए एग्ज़ाम दिया और जॉब भी लगी सी और डी के लिए। नहीं, CET का तो एक टेस्ट हो गया ना कॉमन, उसके बाद वो तो एक एंट्री लेवल, वो तो एक जॉब के लिए अप्लाई करने का माध्यम है। तो CET जो है, संयुक्त पात्रता परीक्षा बोलते हैं इसको, ये टेस्ट हुआ। अब या तो इसमें ये होना चाहिए कि 10वीं और 12वीं तक के जो युवा है, शैक्षणिक योग्यता जिसकी है, वो C ग्रुप की नौकरी के लिए आवेदन करेगा, और इससे ऊपर D में जाएगा तो उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। अब इसमें वैसे ही कन्फ्यूजन की स्थिति है, वो C वाला जो है वो D वाला भी जैसे कर सकता है जॉब C में। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना, एक तो यही अभी तक जो युवा जो लंबे समय से आप देखते होंगे कि कहीं पे CET टेस्ट के जो पात्र अभ्यर्थी है, युवा है, वो कभी CM हाउस में जा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ विधानसभा में जा रहे हैं, कभी वो अपने ज़िलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उनकी नौकरियां उनको नहीं दी जा रही क्योंकि नौकरियां निकली नहीं है। एक बार निकली, जितने लगे उसमें लग गए। अच्छा, मुझे ये भी समझ में आता है कि सरकार ने एक ऐसा प्रोविज़न ला के खड़ा कर दिया, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया 5% का जो वेटेज देना था, हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। अब ये बताइए कितने सारे ग्रामीण युवा हैं जिनको उसका बेनिफिट मिलना था, अब वो क्वालिफाइड भी हो गए थे। तो सरकार इस तरह का कानून पूरा बिना होमवर्क किए कैसे ला सकती है? हाँ, उनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई है, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया तो उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई। अब वो 2,500 से ज़्यादा के है वो जो CET के जो टेस्ट के जो करीब है। हाँ। मैं ये नहीं मान सकता कि सरकार को ये, क्योंकि सरकार में एक से एक कानून के ज्ञाता हैं, उनको लाखों रुपए सैलरी इसीलिए मिलती है, पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, और सरकार को तो हर कहीं से, दुनिया के किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से बड़े से बड़ा वकील सब मुहैया अब सुविधा उपलब्ध हो सकती है। तो उन्होंने इस तरह के क्राइटेरिया को लाने से पहले उसको लीगली क्यों नहीं उसकी जांच करवाई? क्या ये कोर्ट के अंदर स्टैंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इसके लिए ये जो आपने बताया कि भाई ये कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करके ही कोई कानून बनाना चाहिए, कोई वेटेज देनी चाहिए, ये चुनावी प्रपंच है। चुनाव से पहले उन युवाओं को लुभाने का एक तरीका है कि भाई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन लोगों के भी लिए रोज़गार है हमारे पास, उनके लिए रिजर्वेशन की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, और OBC, SC, DSC उनके लिए कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है। वो एक वोट लेने के लिए एक वो जाल फेंका गया था मछली को फांसने के लिए, और हमारे जो युवा है वो रोजगार के लिए तो कहीं भी किसी भी जाल में फंसने के लिए तैयार है जी। आप तो डंकी से भी जा रहे हैं ना, वो भी तो रोजगार के लिए ही जा रहे हैं। तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तो ये रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ कि आज युवा ऐसा है हमारे हरियाणा का कि वो उसको चाहे नौकरी कैसी भी दे दो, वो ज़मीन बेचने के लिए तैयार है, वो लोन लेने के लिए तैयार है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी समस्या हरियाणा में अब मौजूदा हालात में बन चुकी है। सर, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये CET वाला मुद्दा देखिए। CET वाले मुद्दे पे एक तो कैथल की लड़की है श्वेता डुल, वो बोलती है, हालांकि अब वो कांग्रेस में है, लेकिन वो पहले से बोलती आ रही है, और इसका जो स्टाइल है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, इस तरह के बेरोज़गार युवाओं के बारे में बोलने का, धरना प्रदर्शन करने का, वो पहले से चला रहा है। लेकिन ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखा देता? विपक्ष ये कहता है कि आज तक के हरियाणा में सबसे ज़्यादा मजबूत विपक्ष अब है, लेकिन वो मजबूत जो विपक्ष है उसके इतने कमज़ोर इरादे क्यों हैं? कोई विज़न ही नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं? मुझे शायद का एक कारण ये लगता है, हालांकि बाकी कारण तो आप बताएंगे, कि उनके बच्चों को तो अप्लाई करना नहीं, CET कभी देना नहीं, तो उनको फ़र्क क्या पड़ता है? चुनाव में 5 साल हैं, अभी 4.5 साल है, देख लेंगे आखिरी साल, तब तक सोते रहते हैं, मज़े लेते रहते हैं, दिल्ली की कोठी के, चंडीगढ़ की कोठी के, और जो भी मज़े ले रहे हैं। CET
का जो एग्ज़ाम पास करके और जो जॉब जिनको मिलती है वो सी और डी ग्रेड की मिलती है, बी की नहीं मिलती। ए की तो आप भूल ही जाइए। तो सी और डी की नौकरियों के लिए किसी पॉलिटिशियन को क्यों वो जोर लगाएगा, वो इस मुद्दे को क्यों इतना मजबूती के साथ उठाएगा? क्योंकि उनका ये देखो कि ये है वोट बैंक। आप युवाओं का अगर आपने वोट लेना है तो उसको ऐसा जाल फेंकना पड़ेगा कि वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, उस पार्टी विशेष नेता के साथ उनका इंटरेक्शन होगा। वो किस लिए होगा कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा। तो ये देखिए ना, होता क्या है, ये नेताओं के पीछे जो गाड़ी के पीछे घूमते रहते हैं हमारे युवा, जहाँ भी नेता जाता है भाई जिंदाबाद, जो भी फला नेता धकड़ा नेता जिंदाबाद, ये क्या होता है, ये पीछे लगाने वाली बात होती है। उनके जो घर के लोग हैं ना, या उनके जो देखो बाकी तो है वर्कर भी वो किसी पार्टी, वर्कर भी वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है। हाँ। सुनो, ये जो यूथ है ना, ये वर्कर भी नहीं है किसी का। ये इनको तो वो घेर के उठ के ले आ जाता है। जैसे जो पार्टियों के वर्कर होते हैं वो इनको एक लालच जो है, लालसा दी जाती है इनको कि भाई हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो थोक के भाव में आपको नौकरियां दी जाएंगी। आपके हमारे जो यारे प्यारे हैं, जो दोस्त हैं, भाई जो भी गांव का बच्चा है, उनको सबको रोज़गार दिया जाएगा। फिर उनके घर के परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग जुट जाते हैं कि भाई जोर लगा दो, क्या पता बच्चे की नौकरी मिल जाए। अभी देख लो ना, 2024 में अक्टूबर में जो परिणाम आया, कितने सारे लोग जोर लगा रहे थे। वो जोर किस लिए लगा रहे थे? वो जोर क्योंकि हम तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, हम शहर में रहते हैं और गांव में भी रहते हैं, तो हमें तो पता है कि इतना जोर क्यों लगा था। इतना जोर इसलिए लगाया था कि एक बार सरकार आ जाए, उसके बाद जो है ना नौकरी छोड़ने की पक्की है। पिछले दिनों तो जब ये भाजपा की सरकार जब तीसरी बार बनी है, तो फिर जब मीडिया के लोग पूछते थे कि भाई आपका तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी, तो बोले कि विपक्ष के पास, खासकर कांग्रेस पार्टी के पास जो ये जो 37 MLA आए हैं, ये भी इसलिए आगे कि इनके जो नेता है या उनके जो कार्यकर्ता है वो गांव-गांव में जाके युवाओं की छाती मापने शुरू कर दी थी। ये उन्होंने एक नई भाषा वो निकाल के लेके आए कि भाई देखो, ये बात सही भी है। वो ये छाती नापन का फीता जो है लेकर साथ लेकर घूमने लग गए थे। हालांकि ये पहले से चला रहा है चुटड़ा सा कि भाई अब आपका बच्चा है ना छाती माप ली है, जैसे ही हो गया सरकार आ गई आपको पुलिस में लगवा देंगे, आपको फला जगह पे लगवा देंगे। मतलब ये चीज़ें खूब इस चुनाव के बाद भी उछली है और चुनाव से पहले भी। हालांकि हमारा मुद्दा जो है वो थोड़ा राजनीति तरफ मुड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे तो सीईटी के पीछे राजनीति हो रही है ना। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा था कि भाई जब चुनाव परिणाम आ गया तो पहले से रेस्ट हाउस में बड़े बैठ के कब्जा की हमारी सरकार आ चुकी है, उनको निकाल लिया कि भाई सरकार मारी आई है, थारी ना आई है। देखो अभी तक तो नायब सिंह सैनी को आप देखते होंगे कि बड़े जोली से नेचर के हैं, बड़े हंसी मजाक भी करते हैं, उनका फेस पे मुस्कान खिली रहती है। लेकिन अब ये सीईटी का जो एग्ज़ाम है, इस सीईटी की जो समस्या है, इसका जो टेस्ट है, इसको पार करवा देंगे और जो ये क्वालिफाई होंगे उनमें से 10% भी अगर रोज़गार दे दिया, 5% भी रोज़गार दे दिया, तो हम सीएम साहब की जो खासी खुशी है उसको हम सही मानेंगे। क्योंकि ये इतना टेंशन वाला मामला है। 2.5 मिलियन एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 11,000 को मिला। आज तक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक बारी पेपर हुआ। अब सी की विंडो ओपन कर रखी है जिन्होंने भी अप्लाई करना है। तो आप ये देखिए कि ये किया भी इसलिए था कि मेरिट पे नौकरी मिले, बार बार फॉर्म ना भरने पड़े, और एक बार आपने सीईटी क्रैक कर दिया तो वैधता 3 साल की हो। हालांकि लेकिन इस सरकार ने अपनी बनाई पॉलिसी को नहीं माना, फिर अलग अलग नियुक्तियों करने के लिए अलग अलग फिर फॉर्म भरवा रहे हैं। कहीं 2 साल का लिमिट रख रखी है, कहीं 3 साल की लिमिट। मैं समझ में आ रहा, सरकार एक बार डिसाइड कर ले कि भाई आपने करना क्या है। आप ही की सरकार तो नियम बनाती है, आप ही की सरकार नियम नहीं बनाती है, और पॉलिसी बनाने के मामले में ज्वाइनिंग नहीं देती है, डॉक्यूमेंटेशन पे दिक्कत करती है।
समझ नहीं आ रहा कि इतना कन्फ्यूजन इस युवा के लिए कितना बड़ा संकट है। सरकार की जो पॉलिसी बनाने की जो प्रक्रिया ना, वो तो हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है, हमेशा ही विवादों में मैं तो ये रहती है। मानता हूँ डेलिब्रेट किया जाता है इस तरह से, जैसे आपने कहा ना कि चुनाव के नज़दीक कुछ और उनकी लैंग्वेज होती है, चुनाव के बाद अलग लैंग्वेज होती है। अभी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, उन युवाओं का सिर फोड़ दिया गया, यूनिवर्सिटी की अपनी जो सिक्योरिटी। तो क्या 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 देखो भाजपा सरकार का क्या नारा था चुनाव से पहले, कितने लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोगों, आप तो मैं वही कर रहा हूँ ना, नारा तो ये कांग्रेस का भी था नारा तो, लेकिन चलो सरकार तो तीसरी बार आई है, हर 2 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। उनका तो 500 रुपये कितने लोगों को, देने का कितने युवाओं को नौकरियां अभी तक दी गई है? अब 8 महीने होने को है। पहले तो ये पर्ची खर्ची की बात करते थे, अब पर्ची खर्ची तो इन्होंने बंद करवा दी। तो उसके बाद बिना पर्ची खर्ची के कितने लोगों को रोजगार मिला है, ये भी तो एक देखने वाली बात है ना। अब श्वेता ढुल का आपने जिक्र किया। हाँ, श्वेता ढुल जो है वो सीईटी को लेके, एचपीएससी के एग्ज़ाम को लेके और बहुत सारे एग्ज़ामों को लेके वो आवाज़ रेज करती है। लेकिन जब से वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं, अब उसकी जो आवाज़ को वो दम नहीं मिल पाता जो पहले मिलता था, स्वाभाविक, क्योंकि अब वो एक पार्टी विशेष की कार्यकर्ता है जी। अब यूथ उसके साथ है, लेकिन वो भी पार्टीबाजी का शिकार होगी। अब स्वाभाविक है, जब आप पार्टी में तो आपको कुछ आपकी स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। अब जो देखा जाए तो नवीन जय हिंद है। हाँ। नवीन जय हिंद के साथ ही जो प्रदेश के जो हर वर्ग है, युवा खासकर उसके साथ है। वो क्यों है कि नवीन जय हिंद बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी पार्टी विशेष के दबाव में आके वो खुल के उनकी बात रखते हैं। अब सीईटी का मुद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो नवीन जय हिंद ने उठाया। नवीन जय हिंद के पास हज़ारों की संख्या में सीईटी क्वालिफाइड जो युवा है वो उसके वहाँ टेंट के पास बाहर जाके बैठ जाते थे। तो ये उनको होप लग रही थी ना कि नवीन जय हिंद उनकी आवाज़ को उठाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। नहीं तो किसी आप वो इनेलो के पास नहीं गए, वो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं गए, वो जजपा के पास नहीं गए, वो या तो सगा के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं या नवीन जय हिंद के पास जाते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अगर विपक्ष की बात करें तो सबसे बड़ी वॉइस, सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी हुड्डा परिवार के पास है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, क्योंकि यही 2 नाम थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही थी। इन्होंने कितने बार सीईटी का मुद्दा उठाया, मैंने ट्वीट्स तो देखे हैं, मैंने कई बार मिलते हुए भी देखा है, लेकिन जिस ज़ोरों शोरों से, जितना इशू की ग्रेविटी है, जितना गंभीर ये मुद्दा है, उतनी गंभीरता कम से कम मुझे दिखाई नहीं दी। देखो नेता जो ना, उनका भी वो एक टाइम आता है, जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं ना कि सर्दी में आएंगे, फिर एक मौसम आएगा तो चले जाएंगे। तो नेताओं का भी ना प्रवासी पक्षियों के समान है सभी नेता। जब चुनाव आएंगे तो पब्लिक के बीच में आ जाएंगे और चुनाव ख़त्म होंगे गायब हो जाएंगे। तो अब चुनाव के बाद आपको कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष का हो, आपको पब्लिक के बीच में नहीं दिखाई देगा, उनकी आवाज़ उठाता नहीं दिखाई देगा। वो आवाज़ तब उठेगी जब चुनाव का साल 6 महीने 1.5 साल रह जाएगा, तब फिर जाडा चढ़ना शुरू होगा। जाडा नहीं चढ़ता, उसके जाडा चढ़ना शुरू होता ये है। जाडे की बात नहीं है, क्या करें, उनको ये पता है कि बस अब जोर लगाने का टाइम है और अब जोर लगाएंगे फिर दिन तो रात एक कर देंगे, फिर बात नहीं करे किसी से। खैर हमारा जो मुद्दा है सीईटी हरियाणा 2025 में, इसको लेकर के ये गंभीर मुद्दा है, चिंता का मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शिक्षित युवा है। सीईटी के लिए 25 लाख फॉर्म भरे गए थे और मुझे लगता है कि उससे बड़ा नंबर जो है अभी दोबारा से तैयार हो चुका है फॉर्म भरने के लिए। बृहस्पतिवार तक ये जो अभी जो 12 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकते थे ऑनलाइन, और 14 तक ऑनलाइन फ़ीस जमा करवानी थी जिन्होंने आवेदन किए हैं। अब वो डेट एक्सटेंड करके शायद 16 जून तक की गई है। तो अब इससे पहले भी देखो युवाओं को कैसे, अब इसमें युवाओं का फ़ायदा लोग कैसे उठाते हैं।
अब कभी तो फर्जी वेबसाइट बना दी, उस पर कह दिया कि 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कभी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई और नया नियम के बारे में बातचीत कर देते हैं। कभी हाई कोर्ट के डिसीजन की कोई बात आ जाती है। तो अब ये देखो कि कितना युवाओं को भ्रमित किया जाता है, उनको उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। खिलवाड़ ही कहेंगे ना कि भाई जो युवा बेचारा रोज़गार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब एज का इसमें है 18 साल से लेके 42 साल तक का जो युवा है वो CET एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई है। अब एक लड़की का जो आपने बात किया, तो कैथल की एक लड़की है, उसके 33 दिन बचते हैं, लेकिन उसको CET के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई क्योंकि वो 18 साल उसकी नहीं हो पाई थी। लेकिन वो कह रही है कि CET का एग्ज़ाम होने के बाद जब नौकरियां निकलेगी C की या D की, तो उसके लिए तो वो एलिजिबल हो जाएगी ना। वो हाई कोर्ट में गई हुई है और वहाँ पे सुनवाई हुई, देखते उसमें क्या होता है। तो बच्चे देखो ना, उसका ये नहीं है कि वो 33 दिन कम है और वो लड़ाई क्यों लड़ी, वो इसलिए कि आज CET में अगर हो गया आवेदन तो वो एक टेस्ट दे के क्वालिफ़िकेशन जो है इसके लिए वो पूरी कर जाएगी। लेकिन उसको डर इस बात का है कि अब ये टेस्ट नहीं हुआ तो आगे पता नहीं 5 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, तो कभी मौका ना मिले उसको। जी, और ये तो उनकी बात कर रहे हो जिनका अभी एज बड़ी बात है, लेकिन बहुत सारे युवा जो बाकायदा एज है और वो उन्होंने टेस्ट क्लियर भी कर चुका, उनको कौन सी नौकरियां मिल गई हैं। सरकार का वादा जो था वो भी नहीं पूरा हुआ, मेरिट पे नौकरी देने का था वो भी नहीं हुआ, एक परीक्षा एक नौकरी देने का वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ। कन्फ्यूजन जो है वो परसिस्ट कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पहले CET का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, संयुक्त पात्रता परीक्षा, पहले तो उनको ही रोज़गार देना चाहिए। भाई सरकार को कोई ऐसा एक प्रक्रिया बनानी चाहिए, एक ऐसा मॉड्यूल बनाना चाहिए कि जो पहले से क्वालिफाइड है सबसे पहले उनको रोज़गार दो, उसके बाद फिर नया टेस्ट लो और फिर उसके बाद वो जो क्वालिफाइड हो उनको रोज़गार दे, ताकि जो एक तो नंबर ज़्यादा नहीं होगा। अब लाखों युवा अगर क्वालिफाई करते हैं तो रोज़गार तो इतनी भर्तियाँ तो इतनी नहीं निकल पाएगी ना। तो ये भी एक मॉड्यूल इन्होंने सरकार ने बनाना चाहिए ताकि युवा जो है वो क्वालिफाई करने के बाद उसको कम से कम जॉब के लिए तो सिक्योर हो जाए कि हाँ मेरे को मिलेगी, देर सवेर कभी भी मिलेगी। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो साथी हैं, वो ज़रूर बताएं CET का जो ये मुद्दा है कितना उलझा हुआ है और कितने सारी परेशानी, कितने सारे कष्ट हमारे युवाओं को हो रहे हैं। इसका आखिरकार सलूशन क्या, क्यों सरकार इतनी सब कुछ जानते हुए भी सरकार जो है इतना पैसिवली इस पर बिहेव कर रही है। तो आप ये हमें ज़रूर बताएं कि आखिरकार इसका समाधान क्या है। और कोई युवा भाई जो CET एग्ज़ाम के लिए अभी जिसने फॉर्म भरा हो या जिसने ऑलरेडी क्लियर कर रहा हो और इंतज़ार कर रहा हो कब उसको नियुक्ति पत्र मिले या कहीं और बीच में उसका मामला अटका हुआ है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।